हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहले इस्लाम धर्म के उदय के बारे में चर्चा की थी हमने, और हमने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार हो गया था आपके अरेबियन कंट्री में। अफ्रीका के कुछ देशों से भी इसका टच प्रारंभ हो चुका था। अब हम चर्चा करेंगे भारत में इस्लाम धर्म के आगमन पर। तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, इसकी अपनी एक स्टोरी है और उस स्टोरी पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण और भारत में अरबों का आक्रमण ये सेम मैटर है। अभी मैं इसको पूरी पिक्चर आपको क्लियर कर दूंगा। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण और भारत पर अरबों का आक्रमण ये सेम मैटर है। दूसरी बात, भारत में अरबों का आक्रमण और सिंध राज्य में अरबों का आक्रमण ये सेम मैटर है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जो अरबों का आक्रमण हुआ वो सिंध राज्य पर हुआ और इस वजह से सिंध राज्य पर अरबों का आक्रमण ये चैप्टर भी आपको मिडिवल हिस्ट्री में दिखाई पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण या भारत पर अरबों का आक्रमण। तो यहाँ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसका था? अरबों का था। तो इसका मतलब ये आपके सेम मैटर हो गए, सेम इशू हो गए। दूसरी बात भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया गया? सर्वप्रथम सिंध राज्य पर। तो इस वजह से सिंध राज्य पर अरबों का आक्रमण जो था ये भी आपको चैप्टर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ? तो उसमें ऑप्शन देता है तुर्कों ने, अरबों ने, मंगोलों ने या मुगलों ने। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? अरबों का। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस राज्य पर किया गया? तो वो किस पर किया गया? आपका सिंध राज्य पर किया गया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तो अब हम मोहम्मद बिन कासिम पर चर्चा स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत पर जो प्रथम अरबियन अटैक हुआ उसका जो उत्तरदायी माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आक्रमण किया, उसका उद्देश्य क्या था या कारण क्या था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इस पर हम पूरे बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपका इंडिया का मैप है और इंडिया का ये पश्चिमी क्षेत्र है, चूँकि पूर्व से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये पश्चिम का मैंने मैप बनाया है। ये आपका इंडिया है, ये आपका सिंध राज्य है, ये आपका अरबियन है, यहाँ पर इराक है और यहाँ पर ईरान है। कहने का मतलब ये पूरा अरबियन देश है। ठीक है। तो इस्लाम धर्म का उदय आपका अरबियन कंट्री, इराक, ईरान वगैरह में हो चुका था और अफ्रीका के भी कुछ देशों में इसका प्रचार प्रसार और विस्तार हो रहा था। तो यहाँ पर इनको लगा कि अब हमें किसकी ओर बढ़ना चाहिए? इंडिया की ओर बढ़ना चाहिए। तो वास्तव में इंडिया के बारे में सुनते भी थे कि इंडिया आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इनका जो उद्देश्य था कि अब हमें भारत की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो एक तात्कालिक कारण भी कहा जाता है, जो कि इतिहासकारों ने कहा है कि ये आपका यहाँ पर श्रीलंका है और श्रीलंका ने कुछ नजराने जो थे वो अरबियन कंट्री को भेंट किए थे। तो कुछ जहाज़ जो थे वो यहीं से, इसका समुद्री रास्ता था और यहाँ पर आपका देवल पड़ता है। तो देवल में कुछ समुद्री लुटेरों ने इस जहाज़ को लूट लिया था। तो इससे जो बगदाद का गवर्नर था अल हज्जाज, उसका नाम था अल हज्जाज। बहुत ध्यान से एक पॉइंट को समझिएगा
कि जो बगदाद का गवर्नर था अल हज्जाज, ये खलीफा का गवर्नर था, तो ये बहुत ही क्रुद्ध हुआ, बहुत ही नाराज़ हुआ और उसने जो यहाँ का सिंध का शासक था उसका नाम था दाहिर। तो सिंध का शासक जो था वो था दाहिर, और दाहिर किस वंश से संबंधित था? ये ब्राह्मण वंश से। तो इसने अल हज्जाज ने दाहिर से कहा, अल हज्जाज ने दाहिर से कहा कि आप इन समुद्री लुटेरों को पनिशमेंट दीजिए और उसका हर्जाना जो है हमें आप दीजिए। तो दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है और मेरा यहाँ पर इस जगह पर मेरा कोई उसका मेरी कोई मतलब आधिपत्य नहीं है, यहाँ पर मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। तो इससे जो अल हज्जाज था ये बहुत नाराज़ हो गया, और अल हज्जाज का जो भतीजा था और उसका सेनापति था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा सिंध राज पर आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ से पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि क्या कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंध राज पर वो अटैक करने के लिए गया। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम रास्ते में मकरान होते हुए उसने काफ़ी सैनिकों को कलेक्ट किया और उसने सिंध राज्य पर आक्रमण कर दिया, और सिंध राज्य का शासक कौन था? वो दाहिर था। तो 712 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का क्या नाम था? रावर का युद्ध। और वो युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विनर हुआ, दाहिर डिफीटेड हुआ, और इसके पश्चात दाहिर की हत्या कर दी गई। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि जो भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, और किस राज्य पर उसने आक्रमण किया? सिंध राज्य पर, और सिंध राज्य का शासक कौन था? दाहिर। कहा यह भी जाता है कि दाहिर के मरने के बाद इसकी जो विधवा इसकी जो रानी थी उसका नाम था रानी देवी। ये भी अंतिम समय तक इसने युद्ध किया और उसके परिणाम स्वरूप उसको वो हरा दिया उनको। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर ये पिक्चर हो गई होगी आपको कि रावर का युद्ध जो था ये प्रथम जो था वो मुस्लिम अटैक के फलस्वरूप हुआ था। क्लियर है। तो अब हम भारत में अरबों के आक्रमण पर बिंदुवार चर्चा करेंगे कि उस युद्ध के स्रोत क्या हैं, उस युद्ध के उद्देश्य या कारण क्या हैं, उस युद्ध के परिणाम क्या हुए और उस युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? स्रोत की। स्रोत का मतलब ये होता है कि जो भारत में अरबों का आक्रमण है उसका विवरण कहाँ कहाँ मिलता है। क्लियर। तो सबसे पहली जो चचनामा पुस्तक है ये अरबी भाषा की है। तो इस पुस्तक में अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। और ये अरबी भाषा में थी, और इसका जो फारसी अनुवाद किया था ये नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में बाद में हुआ। नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में कोफी ने किया था। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा कि चचनामा जो है इसमें अरबी आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और ये इसका फारसी अनुवाद जो किया था वो नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में कोफी ने किया था। क्लियर है। और दूसरी पुस्तक जो है वो फुतू उल वल्दान। फुतू उल वल्दान। तो फुतू उल वल्दान जो है ये बिलादुरी की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? बिलादुरी की पुस्तक है। तो फुतू उल बल्दान में और चचनामा में अरबी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा एक पुस्तक और है, उसका नाम है मासूम सिंध या तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध। तो मासूम ए सिंध या तारीख ए सिंध इस पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम मासूम ही था। ठीक है। तो यहाँ पर तीन पुस्तकों की चर्चा मिलती है, एक चचनामा की, एक फुतू वल्दान की और एक मासूम सिंध या तारीख सिंध की। तो यहाँ से स्रोत आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आक्रमण के उद्देश्य। तो हमने आपको बताया
कि यहाँ पर चूँकि इस्लाम धर्म का विस्तार हो रहा था और यहाँ पर अरबियन को लगा कि अब हमें भारत की ओर रुख करना चाहिए और भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहिए। तो जो पहला उद्देश्य था वो क्या था? इस्लाम धर्म का विस्तार। दूसरा कारण क्या था? वो था धन की लूट। तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि भारत आर्थिक रूप से और धन दान से काफ़ी परिपूर्ण था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इनका जो पूरा मूड था कि भारत के धन की लूट की जाए। तो ये दो मूल उद्देश्य हैं। बाकी जो तात्कालिक कारण था उसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। क्लियर है? तो युद्ध के बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया और उसके पश्चात सिंध पर उसने अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर युद्ध में सबसे पहले उसने किसको जीता? सिंध को जीता। इसके पश्चात ये 712 ईस्वी में, इसके पश्चात मुल्तान पर इसने 713 ईस्वी में आक्रमण किया। तो सिंध के बाद उसने मुल्तान पर अधिकार किया और मुल्तान को अपने आधिपत्य में कर लिया। और मुल्तान में कहते थे कि बहुत ज़्यादा सोना था और इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सोने का शहर भी कहा। सोने का शहर भी कहा। क्लियर हो गया? इसके पश्चात देवल, निरुन, सहवान और सीसम, इन राज्यों पर भी इसने अटैक किया और इन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो सीसम और सहवान जो था, कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने ऐसे ही उसने आत्मसमर्पण कर लिया। और सीसम पे जो राजा थे सीसम के, वो कौन थे? जाट थे और उनका नाम क्या था? काका। और सहवान के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो दाहिर का कोई रिलेटिव था वहाँ पर वो शासन कर रहा था, लेकिन इन राज्यों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और आत्मसमर्पण उन्होंने कर लिया। तो कुल मिला के जो मेन जो उन्होंने स्टेट जीता वो कौन था? सिंध और मुल्तान को। तो यहाँ पर सिंध और मुल्तान की विजय के पश्चात वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनको बहुत ही कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। और इस वजह से ये कहा जाता है कि भारत में जो अरबों का आक्रमण था उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। ठीक है? तो अब हम परिणाम पे चर्चा करेंगे। तो परिणाम में ये केवल सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रह पाए, उसके आगे ये बढ़ नहीं पाए। क्लियर? और आगे जो है वो पूरे भारतवर्ष पर अधिकार करने का जो आगे तुर्कों का आक्रमण जब मैं आपको बताऊंगा तो तुर्कों ने पूरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। तो अरबों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये केवल सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रहे। क्लियर? अब हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति और इस्लामी संस्कृति, ये जो भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, भारत में इस्लाम का आगमन किसके माध्यम से हुआ? ये भारत में अरबों के आक्रमण से हुआ। ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी था और इस आक्रमण के फलस्वरूप सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारतीय संस्कृति और इस्लामी संस्कृति में समन्वयीकरण स्थापित हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो भारतीयों ने अरबों से सीखी और अरबों ने भारतीयों से सीखी। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा। तो ऊँट से खेती का प्रचलन या अरबियन कंट्री में था, तो ऊँट से खेती का प्रचलन भारतीयों ने अरबों से सीखा। दूसरी बात, खजूर की खेती का प्रचलन। ठीक? तो भारतीयों ने अरबों से ऊँट से खेती सीखी और खजूर की खेती का प्रचलन भी सीखा। इसके अतिरिक्त अरबों ने भारतीयों की बहुत सारी धर्म ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद कराया। इसमें 3 नाम बहुत ही चर्चित मिलते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये 3 पुस्तकें कौन कौन सी थीं? पहली पुस्तक आपकी ब्रह्मगुप्त की
ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। और एक पुस्तक थी खंड खाद्य। इन दोनों पुस्तकों का जो अरबी में अनुवाद कराया था वो कराया था अल-फाजरी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ब्रह्मगुप्त की जो लिखी पुस्तक थी ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, और खंड खाद्य का अल-फाजरी ने अनुवाद कराया था अरबी भाषा में। इसके अतिरिक्त पंचतंत्र, पंचतंत्र का कलीलाह व दिमना इस नाम से अरबी में अनुवाद कराया गया था। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अरबों ने भारतीयों से अंक पद्धति और दशमलव पद्धति सीखी। क्लियर? दशमलव पद्धति ये सीखी और इसका नाम इन्होंने क्या रखा? हिंदजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो भारतीयों से इन्होंने अंक पद्धति और दशमलव पद्धति ये सीखी, और अरबों ने सीखी, और अरबों के बाद इस सिस्टम को यूनानियों ने सीखा। अरबों से किसने सीखा? यूनानियों से सीखा, और यूनानियों ने इसका क्या नाम रखा? अरेबिक न्यूमरल्स। क्लियर? तो अंक पद्धति और दशमलव पद्धति ये अरबों ने भारतीयों से सीखा, और अरबों से किसने सीखा? यूनानियों ने सीखा। यहाँ पर इन्होंने अरबों ने इसका नाम हिंदजा रखा था, और उसके बाद यूनानियों ने इसका नाम रखा अरेबिक न्यूमरल्स। तो दोस्तों पूरी आपको भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण या भारत में अरबों का आक्रमण, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हों और वीडियो को आप लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।